जी, क्वेश्चन नंबर 23, चैप्टर 18। ओके। अच्छा जी, बेसिक सैलरी आ रही है सवाल के अंदर, और मेडिकल अलाउंस आ रहा है। अब मेडिकल अलाउंस को मैं यही कहूंगा कि ये सिर्फ मेडिकल अलाउंस है, क्योंकि एक और एडजस्टमेंट भी है, लेकिन वो मैं आपको फिर बताऊंगा उसका क्या करना है। तो मेडिकल अलाउंस आ रहा है, तो मेडिकल अलाउंस को हम एग्जेम्प्ट कर देंगे अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक। तो मेडिकल अलाउंस को एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। ये जी बेसिक सैलरी आ गई। ये बेसिक सैलरी के 10% तक मेडिकल अलाउंस को एग्जेम्प्ट कर दिया गया। और फिर उसके बाद जो है वो हाउस रेंट अलाउंस आ रहा है जी सवाल में। ये तो आसान आसान सी एडजस्टमेंट थी। हाउस रेंट अलाउंस को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 लाख एक बॉन्ड साइन करने के लिए किया है, इसको आप इनकम में ऐड कर देंगे। कंपनी मेंटेन कार है, कार वॉज परचेज्ड ऑन यकम अगस्त 15। भाई ये क्या चक्कर है? गाड़ी को अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 11/12 करेंगे। ये अपने माइक्स ऑफ रखें, लेकिन मुझे बताएं ये क्या चक्कर है कि गाड़ी के केस के अंदर उसने जो है वो एक बात लिख दी है अजीब सी, कि फेयर वैल्यू। ये तो परचेज्ड गाड़ी है, तो फिर इस फेयर वैल्यू को क्या करें? हमें तो कॉस्ट चाहिए। हमने तो कहा था लीज्ड गाड़ी के केस में फेयर वैल्यू चाहिए, और इसने तो परचेज्ड गाड़ी के केस में कॉस्ट दे दी है। तो सैयद दानियाल, आप इधर फोकस करें, आप स्टूडेंट्स को ना देखें ना, ये मेरा काम है। जी। मेरे सवाल का जवाब तो किसी ने दिया नहीं। अच्छा, चलें ठीक है, कोई नहीं दे रहा जवाब, मैं आगे चलता हूँ। जी बिल्कुल, फेयर वैल्यू ही परचेज प्राइस है। एक्सेलेंट। द कार वॉज परचेज्ड एट फेयर वैल्यू, तो इट मीन्स कि इट इज कॉस्ट एज वेल। तो क्योंकि गाड़ी परचेज्ड है, इसलिए कॉस्ट के ऊपर लगाएंगे। हम कॉस्ट एज्यूम होगी नहीं, बल्कि हकीकत ही यही है। एजम्पशन तो तब लेंगे ना जब दो राय हों। अभी तो हकीकत ही ये है कि फेयर वैल्यू की परचेज की है, तो वही कॉस्ट है। नेक्स्ट जी। ये तो एडजस्टमेंट क्लास में की हुई इन्वेंट्री आपने जो है वो एम्प्लॉय को दे दी है। तो इन्वेंट्री की दीवानावार फेयर वैल्यू ढूंढनी है एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो एट द डेट ऑफ ट्रांसफर इसकी फेयर वैल्यू ये है, एंड सोल्ड इन्वेंट्री फॉर 12,000, सो इट इज अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। तो जब कोई एसेट ट्रांसफर होता है तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, ये सैलरी में ऐड हो जाएगा। और कल इंशाल्लाह आपको पता है क्लास भी है, कल हम मिलेंगे। अच्छा जी, ये एडजस्टमेंट मेरे भाई समझ लें। एन ऑप्शन वाज ग्रांटेड टू बदर इन अगस्त 2014 टू एक्वायर 2500 शेयर्स इन एचएफएल्स पेरेंट कंपनी मामू पीएलसी, listed on Hong Kong Stock Exchange. However, the option was exercisable after completion of 1 year of service. तो बताएं जी, ये रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, रिस्ट्रिक्शन वाले शेयर्स हैं जो रिस्ट्रिक्शन के बगैर वाले? रिस्ट्रिक्शन वाले शेयर्स हैं, ये लाइन पढ़ के मुझे क्या पता चला, रिस्ट्रिक्शन वाले शेयर्स हैं या रिस्ट्रिक्शन के बगैर वाले? चलें, आप लोग नहीं बोल रहे, मैं फिर खुद ही बता देता हूँ। तो मोहतरम, ये जो लाइन लिखी हुई है, however the option was exercisable after completion of 1 year of service, सिर्फ मोहम्मद हुसैन साहब ने बताया। मोहम्मद हुसैन साहब, आई रियली अप्रिशिएट यू कि आप कम से कम मेरा साथ दे रहे हैं इस मीटिंग में। बाकी हजरात तो पता नहीं अब क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। However, the option was exercisable after completion of 1 year of service। मेरे भाई, इस लाइन का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि बिल्कुल गलत मोहम्मद तैमूर और मोहम्मद हुसैन ने जवाब बिल्कुल गलत दिया है। देखें, एक होता है ऑप्शन। ऑप्शन इज लाइक कागज का टुकड़ा। एक होते हैं प्रॉपर शेयर्स। तो रिस्ट्रिक्शन जो लगती है ना, वो शेयर्स पे लगती है। ऑप्शन के साथ पता है उसने क्या लफ्ज लिखे है? ऑप्शन वाज एक्सरसाइजेबल आफ्टर 1 year ऑफ सर्विस। तो मैं तुम्हें कागज का टुकड़ा दे रहा हूँ, जैसे कॉलेज में प्री रजिस्ट्रेशन ओपन हो, तो कहा जाएगा बस महीने बाद इंशाल्लाह सेशन भी शुरू हो जाएगा। तो इट डजेंट मीन कि कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। हाँ, ये है कि एक एक साल तुम नौकरी करो, उसके बाद इस ऑप्शन को आके एक्सरसाइज करना, उससे पहले ना करना। तो अब इस बात का मतलब क्या होगा? इस बात का मतलब मेरे भाई ये होगा कि ये बंदा एम्प्लॉय 1 साल बाद जाएगा, और 1 साल बाद जाकर
एम्प्लॉय जो है वो ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेगा। अब ऑप्शन पे रिस्ट्रिक्शन लगी हो ना लगी हो, ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट हमने क्लास में नहीं पढ़ा। तो बस आपको ऑप्शन मिली हुई है, वेट करते हैं ये बंदा कब एक्सरसाइज करता है। बदर ने ये 2 लाख रुपए ऑप्शन को दिए हैं कागज का टुकड़ा खरीदने के लिए, जिस वक्त ऑप्शन की फेयर वैल्यू 2.5 लाख थी। तो मोहतरम सेक्शन 14 का 1 पढ़िएगा, द फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। नहीं नहीं, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है दानियाल जफर। क्या ट्रीटमेंट है? बस ऑप्शन आपके पास पड़ी हुई है, आप उसे शेयर नहीं खरीद सकते, तो बस अपनी जेब में रखें उसको। बदर पेड एन अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपया टू एक्वायर द ऑप्शन। कागज का टुकड़ा उसने 2 लाख का खरीदा है। वैसे कागज के टुकड़े की मार्केट में कीमत 2.5 लाख है। अच्छा, कागज के टुकड़े की मार्केट में कीमत 2.5 लाख है, इसको मेरे ख्याल से इग्नोर कर दें। सेक्शन 14 के 1 में लिखा हुआ था द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, इसलिए इस बात को इग्नोर कर दें। आगे चलें जी। तो 2.5 लाख को इग्नोर करते हैं। कॉस्ट ऑफ शेयर हमें अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन हमें पता चल गया है। हाँ, ये कम सितंबर 2015, ये कम सितंबर 2015 को जी, 1 साल हो गया नौकरी का तकरीबन। ही पेड एन अमाउंट ऑफ 3 लाख रुपया टू एक्वायर द शेयर। लो जी, कितना आसान सा सवाल है, कॉस्ट ऑफ शेयर भी दे दी 3 लाख, और ऊपर कॉस्ट ऑफ राइट भी दे दी 2 लाख। 10 शेयर्स वर इशू टू हिम ऑन 15 सितंबर, 15 दिन बाद उसे कंपनी ने शेयर भी इशू कर दिया, व्हेन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स वाज इक्विवेलेंट टू इतने। अब अल्हम्दुलिल्लाह शेयर्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई, तो बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन करें इनकम फ्रॉम सैलरी की। यार वैसे हम बड़े हो गए हैं, तो क्यों ना ऐसा करें कि जब हमने इनकम फ्रॉम सैलरी की हेडिंग दी हो, तो यहां पर इस तरह लिख दें, शेयर्स रिसीव्ड। तो अब वो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ राइट इज इक्वल टू इनकम फ्रॉम सैलरी। इतने लंबे चक्रों चक्रों में पढ़ने की बजाय इस तरह क्यों ना कर लें, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। सो गाइस, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज 375, और नंबर ऑफ शेयर्स आर व्हाट यू कैन से इज 2500। तो 2500 जरब कितने मेरे भाई? जी बिल्कुल, 2500 जरब 375, इट इज फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर। सो द कॉस्ट ऑफ शेयर इज 3 लाख, ही पेड 3 लाख, कॉस्ट ऑफ शेयर इज 3 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ राइट। जी, जवाब बता दें जी, क्या आ गया फाइनल फिगर? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ राइट, व्हाट इज द आंसर? 437.0, so that will be added in incomes from salary। चलें जी आगे। ऑन 15 जून 2016, साल खत्म होने से 15 दिन पहले, बदर सोल्ड 2000 शेयर्स। अच्छा, ये ना मामू पीएलसी हांगकांग की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो ये पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, इसलिए इसके शेयर्स का बेचना जाएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम में। इट विल नॉट बी अ सेपरेट ब्लॉक इनकम। ये कितने लोगों को पता चल गया था घर में कि ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम है? ये कितने लोगों को पता चल गया था? चलें, कोई नहीं बता रहा, आगे चलते हैं जी। शुक्रिया बुरहान। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन जो है वो अब हमने निकालनी है, consideration minus cost, where cost is sum of A, cost of shares, B is cost of right, and C is income from salary। अच्छा जी, ऑन 15 जून बदर सोल्ड 2000 शेयर्स इन एमपी एंड रिसीव नेट सेल प्राइस ऑफ 875 इन हिज बैंक अकाउंट। 2000 शेयर बेच के उसको 875 आए हैं। इस अमाउंट तक पहुंचते हुए बैंक चार्जेस, बैंक ने काटे, बाहर के मुल्क से पैसे आए ना, और बैंक ने कुछ ब्रोकर ने कुछ कमीशन भी लिया। अच्छा, मुझे बताएं कि कंसिडरेशन या रेवेन्यू या ग्रॉस रिसीट, ये चीजें किसी से नेट होके नहीं आनी चाहिए, ये चीजें ग्रॉस होनी चाहिए। देखें, अगर सरासिफ को सैलरी मिले 1 लाख रुपया, 5,000 टैक्स काट के 95, तो 95 तो नहीं हम न्यूमेरिकल में ऐड करेंगे ना, तो कंसिडरेशन कट कटा के कितनी है? 875,000। इस
तक पहुंचते हुए कितने बैंक चार्जेस कटे हैं? 5,000। इस तक पहुंचते हुए कितना कमीशन कटा है? 10,000। अगर ये चीजें ना कटती तो कितने पैसे मिलते? जरा बताएं, हिम्मत करें। कितने पैसे बनते? एक्सेलेंट, 8,90,000। तो एक बार याद रखिएगा, ये जो कंसिडरेशन, सेल, ग्रॉस रिसीट टाइप चीजें, ये फुल अमाउंट से लानी होती है। अच्छा, अब इज वेयर द कॉस्ट ऑफ शेयर्स इज सम ऑफ कॉस्ट ऑफ शेयर्स। कॉस्ट ऑफ शेयर्स इज, अगर आप थोड़ा सा मुझे अलाउ करें तो मैं क्या कहते हैं, चलें ठीक है, रुपीज में ही रहता हूँ। कॉस्ट ऑफ शेयर, कॉस्ट ऑफ राइट एंड इनकम फ्रॉम सैलरी, इन तीनों का जवाब बताएं। कॉस्ट ऑफ शेयर जमा कॉस्ट ऑफ राइट जमा इनकम फ्रॉम सैलरी। चलो यार, मैं कैलकुलेट करता हूँ अपने कैलकुलेटर पर। 937 कैसे हो सकता है? गलत बता रहे हैं अजीम, कोई और बताए भाई। जी, 937 500। 937 500। क्या करूं इसको? क्या करूं आईफोन इसको? बताएं जी, आईफोन क्या करूं इसको? नाजिम, हम बहुत आगे निकल चुके हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। हमने खरीदे थे कितने शेयर्स? 890 में से माइनस कर दें, उम्र तो की इधर से ही चपेड़ आएगी। जी, डिवाइड करना है बिल्कुल। ये जो ए प्लस बी प्लस सी निकले ना, 937 500, ये है 2500 शेयर्स की। और मुझे चाहिए, अल्लाह आपके साथ वाले का भला करे, 2000 शेयर्स की। कौन बैठा हुआ है साथ, जरा लिख के बता दें। ये है 2500 शेयर्स की और मुझे चाहिए 2000 की। बताएं जी, जवाब क्या आ रहा है? और बता दो बबलू। 7.5 लाख। जी, जवाब बता दें क्या आ गया? 750? ओ यार, 750 काम बहुत आगे निकल चुके हैं दानियाल जफर। 140,000। ओवर या अभी इस एडजस्टमेंट में कुछ करें? ओवर या अभी इस एडजस्टमेंट में कुछ करें? ओवर जी बिल्कुल, गुड फहद। बैंक चार्जेस माइनस करें मोहतरम, ये कैपिटल गेन का नॉर्मल खर्चा है। कैपिटल गेन में बैंक चार्जेस, ब्रोकर कमीशन, ये सब कुछ माइनस करने की जरूरत है। यार वो कि हमने बिजनेस का चैप्टर पढ़ा हुआ है, बिजनेस के चैप्टर में लिखा हुआ था कि कुछ खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो वो जो कुछ खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है ना बिजनेस के चैप्टर में, तो उन खर्चों की अगर मैं बात करूं तो वो खर्चे ऐसे हैं जो किसी भी चैप्टर में माइनस करने की इजाजत नहीं। फाइन टू गवर्नमेंट, ये वो। बाकी बैंक चार्जेस हैं या कमीशन है, धड़ धड़ माइनस करें। बैंक चार्जेस कितने हैं यार? वो पहले तो हमने उल्टा दिए थे ना, माइनस तो करें ना। 5,000 और 10,000। 5 × 10, 15,000। 1,25,000। क्या है जी मेरी 1,25,000? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड द नॉर्मल टैक्स regime, guys. Okay, now you can take a screenshot of it because from my side this main adjustment is over. कितने लोगों ने इसी तरह की थी? कुछ लोगों ने डायरेक्ट 875 पकड़ा होगा, फिर उन्होंने 5 और 10 को उल्टाया भी नहीं होगा, नीचे माइनस भी नहीं किया होगा। वेल, इट्स नॉट अ बेटर प्रेजेंटेशन। तो चलें जी आगे। जी शुक्रिया अजीम। गायब कर दूं? कर दूं गायब कर दूं? ये तो साथ ही नहीं दे रहे। ग्रॉस कर लिया था, लेस नहीं किया था एंड पे। अच्छा जी। अदर इंफॉर्मेशन। ऑन यकम जुलाई बदर रिसीव फॉलोइंग पेमेंट्स फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर, 6 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्मिनेशन बेनिफिट। चाहिए टर्मिनेशन बेनिफिट ना, गोल्डन हैंडशेक वाली प्रोविजन पड़े जाके वहां लिखे हुए हैं वाजे तौर पे, टर्मिनेशन बेनिफिट।
अगर आप इनकम फ्रॉम, कल मिलना है भाई क्लास में, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तैयार हो क्या आने? ये गोल्डन हैंडशेक की जो पेमेंट्स है, ये कौन है? मोहम्मद तैमूर है? कौन है स्क्रीन पे लिखने की कोशिश कर रहा है? ये जरा यार बंदे नोट करते रहो भाई। मीटिंग में जो और एडमिन है ना मीटिंग की तरह, ये हजरात नोट करते रहे जिन्होंने वीडियो ऑन की हुई है, जो बोल रहे हैं फिर इसको कुछ करते हैं आप। अच्छा। आ, मेरे भाई ये जहाँ गोल्डन हैंडशेक वाली प्रोविजन है ना, यहीं पे ये लाइन लिखी हुई है टर्मिनेशन बेनिफिट वाली। ये देखें, पेज 84 पर। कल आपके साथ वाले का भला करे, पेज 84 कहाँ से आ गया? सॉरी भाई, ये स्क्रीन यहाँ शो नहीं हो रही, अभी आ जाती है। हाँ, पेज 88 पर, एन एम्प्लॉय हु हैज रिसीव्ड एन अमाउंट ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या पेपर में लफ्ज आ सकता है कंपनसेशन और रिडंडेंसी और लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड गोल्डन हैंडशेक पेमेंट्स। चलें जी। तो मोहतरम, इसको ना 6 लाख को सेपरेट ब्लॉक ट्रीट करना है, जैसे हमने लास्ट क्लास जो की थी ना एक, उसमें हमने गोल्डन हैंडशेक टाइप पेमेंट को ली थी। इसको 6 लाख सैलरी में ऐड करेंगे, फिर एंड पे माइनस करके इस पे पिछले 3 सालों का एवरेज रेट लगा देंगे। आगे चलें जी। 485,000 अगेंस्ट ग्रेचुटी अंडर एन अनअप्रूव्ड स्कीम। भाईजान, अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी माफ होती है अप टू लोअर ऑफ 75,000, और क्या था? और 50% ऑफ अमाउंट। ये जाके उधर से देख लीजिएगा, ये आसान चीज है। पॉइंट 2 जी, ऑन जकम नवंबर 2015 बदर फेल इल एंड वाज एडमिटेड टू सुल्तान हॉस्पिटल। ये सुल्तान हॉस्पिटल कहाँ से आ गया? तो हाँ, इसका पुराना एम्प्लॉयर है, इसका पुराना एम्प्लॉयर है। द हॉस्पिटल इनकर्ड ये ऑन हिज ट्रीटमेंट बट डिड नॉट चार्ज एनीथिंग, बदर रिसीव्ड फॉलोइंग पेमेंट्स फ्रॉम हिज प्रीवियस एम्प्लॉयर। उसने प्रीवियस एम्प्लॉयर से ये पैसे लिए हैं। तो 2 साल से यहाँ नौकरी कर रहे, इससे पहले प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास था। तो हॉस्पिटल इनकर्ड रुपीज 65,000 ऑन हिज ट्रीटमेंट बट डिड नॉट चार्ज एनीथिंग टू बदर। अच्छा यार, ये जो प्रोविजन है ना, ये हमने वहां पे पढ़ी थी। ये जो बदर वाली है, बदर वाली प्रोविजन हमने वहां पे पढ़ी थी, जिसके अंदर हमारा लिखा हुआ था कि एक एडजस्टमेंट, शायद आपको याद हो, कि अगर जो है वो एम्प्लॉयर कभी एम्प्लॉय को, हॉस्पिटल हो एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉय को जो है वो बेनिफिट दे दे, तो ये सारा का सारा जो है वो माफ हो जाता है। ये ना एक अलग प्रोविजन है जिसका मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी से ताल्लुक नहीं, ये एक बड़ा बेनिफिट है, बड़ा बेनिफिट अवेलेबल है। तो ये अगर आप देखें तो आपको ये अलग से बेनिफिट मिलेगा। ये सिर्फ जो हॉस्पिटल है ना उसके एम्प्लॉयज को अवेलेबल है। पेज 107। तो फ्री और सब्सिडाइज्ड, ये पेज है 107, फ्री और सब्सिडाइज्ड मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड बाय हॉस्पिटल टू इट्स एम्प्लॉयज, इस वजह से हमने इसको माफ किया है। ठीक है जी। ओवर। प्रोविडेंट फंड कहाँ से आ गया? प्रोविडेंट फंड तो सवाल में है ही नहीं भाई। कल की क्लास में आना तो मुझे ढूंढ के दिखाना यार। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड था वो? नहीं, प्रोविडेंट फंड तो नहीं था भाई, नहीं है ना सवाल में प्रोविडेंट फंड। एडजस्टमेंट नंबर 3 बता दें। एडजस्टमेंट नंबर 3। चलें जी, कल क्लास में आ जाएं, कल डिस्कस कर लेते हैं दोबारा। एडजस्टमेंट नंबर 3 में क्या था ऐसा? बदर, एडजस्टमेंट नंबर 3। भाई ये तो क्लास में कराई हुई है मोहतरम, अभी तो कराई है। जब भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो, तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। ये तो क्लास में एडजस्टमेंट कराई हुई है। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? 22,000 जिस दिन ट्रांसफर हुई, माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। इसमें ये नहीं देखा होगा कि आपने ये चीज खरीदी कब है, बल्कि ये देखेंगे जिस दिन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी उस दिन इसकी फेयर वैल्यू क्या है। जी जी बिल्कुल, ये यूट्यूब पर अपलोड होगा। अस्सलाम वालेकुम, कल होगा इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह मिलते हैं क्लास में जी, 2:45 पे। कॉलेज में मैसेज आ गया होगा आपको फर्स्ट फ्लोर पे। पीओपी का मेडिकल करना था, पता नहीं यार, ये मुझे तो नहीं पता।
वो तो कल कर परसों किया था हमने।